नवंबर 2024 को 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? बाकू कहाँ पड़ते हैं? तो ये हो जाएगा अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान। COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया? COP 28 का आयोजन हो जाएगा UAE में। उसके बाद COP 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया? तो ये हो जाएगा कहाँ? एशिया महादेश में 2024 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया? तो ये सही कर लीजिएगा, 2040 तक अनुमान लगाया गया है। तो ये हो जाएगा 700 मीट्रिक टन। सतत विकास लक्ष्य भारत में किस संस्था द्वारा चालू करते हैं? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? तो ये 17 लक्ष्य निर्धारित है। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन अमानत किसने चलाया? तो ये RPF ने चलाया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने चलाया था। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा भारत। नारकोटिक्स ड्रग्स जो 68वीं बैठक होने वाला है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो भारत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता है किन दो देश के बीच होता है? तो ये हो जाएगा भारत प्लस जापान। भारत और जापान के बीच यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो जिमेक्स हो जाएगा ये जापान प्लस भारत के बीच हो जाएगा। उसके बाद 2024 में जो जिमेक्स नौसेना का ये अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच आयोजन किया गया। ये पूछ रहे कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? प्रशांत महासागर में किया जाएगा। और रियाद शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखना है, 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रियाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC, ये ध्यान रखना है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 21। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये किसको दे? बेंजामिन नेतन्याहू को। और अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो इजराइल में स्थित है। इजराइल में अल-अक्सा मस्जिद स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है द हेग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नीदरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय पूछा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना पूछेगा तो 1967। और इसका यदि हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आसियान में कुल कितने सदस्य देशों की संख्या हो गए हैं? तो ये हो जाएगा 11। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 2026 तक नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखना, एक संशोधन हुआ था, इसमें 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। 42वां इसका तो आंसर हो जाएगा 44वां, लेकिन एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसके द्वारा कहा गया था कि 2001 तक, और इसका दुगुना जो 84वां संविधान संशोधन था, ये हुआ था 2001 में। और 84वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया था कि 2026 तक
विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था, इसमें कहा गया था। यदि पूछेगा 2001 तक, तब मानेंगे 42वां संविधान। संघ की कार्यपालिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर की क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया। तो संघ की जो कार्यपालिका होता है, इसका उल्लेख कितना में होता है, तो भाग नंबर 5 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, कह रहा है निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो निर्माण पोर्टल का संबंध कहाँ हो जाएगा, कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय द्वारा, कोयला मंत्रालय द्वारा। एक है पैरा खिलाड़ी, जो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो ये है किस खेल से, पैरा शूटिंग। ध्यान रखना, एक होता है पैरा खिलाड़ी, एक होता है खिलाड़ी। तो पैरा खिलाड़ी उसको बोलते हैं जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी जो होते हैं वो भी गेम खेलते हैं, उसको बोलते हैं पैरा खिलाड़ी। तो दिव्यांग होते हैं, उसमें एक है अवनी लेखरा, पैरा शूटिंग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे तट पर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि पहले कितना थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनमें से जो गोदावरी नदी के तट पर था, उस महाजनपद का नाम था क्या, असमक। और असमक की राजधानी की यदि बात किया जाए, तो राजधानी इसकी कहाँ था, तो राजधानी इसका हो जाएगा पोटली या पोतन। ये दक्षिण भारत का एकमात्र था असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करता था, पोटली या पोतन हुआ करता था। बाकी जो 15 था वो उत्तर भारत में स्थित था, ठीक है। और याद रखना, इस 16 में से जो 14 महाजनपद था वो भारत में स्थित था, मुख्य भारत पर, और 2 महाजनपद जो था वो भारत से बाहर स्थित थे, 2 महाजनपद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की यदि तत्कालीन कारण पूछा गया है, तो तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन था, तो फर्डिनेंस का सेराजेवो पर हत्याकांड। क्या ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम था फर्डिनेंस का सेराजेवो पर हत्याकांड, ये इसका प्रमुख कारण बना था। और ये प्रथम विश्व युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो याद रखना है वर्साई की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था चाल। और ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये याद रखना है 1914 ईस्वी में ये शुरुआत हुआ था। तो और भारत जो इसमें भाग लिया था, तो वह मित्रकूट राष्ट्र, भारत किधर से था, मित्रकूट राष्ट्र से था। मित्र राष्ट्र का जो सदस्य था वो कौन था, भारत रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो याद रखना है विस्थापन। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ और यहाँ पर जाना है, यदि ये सीधा चले जाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी, और ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। लेकिन इस स्थान से ए से हमको बी पर जाना है और हम ऐसे घूम के यदि हम जाएंगे, ऐसे घूम के यदि जाएंगे, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे दूरी ज़्यादा हो जाएगा। दूरी कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं रहेगा, कितना दूर से हम घूम के जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, सीधा डिस्प्लेसमेंट वाला जो मार्ग ये है सीधा, इसको बोलेंगे विस्थापन। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी
क्या बोला है, जनन ग्रह कोशिका में कौन सी है सबसे बड़ी जनन कोशिका, क्या हो जाएगा, ओवा हो जाएगा। ओवा कहाँ रहते हैं, फीमेल में रहते हैं, फीमेल। ओवा कहाँ हो जाएगा, फीमेल में। एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था, तो याद रखना पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और एलपीजी का मतलब क्या होता है, तो इसमें एल से क्या हो जाएगा, लिबरेटाइजेशन, LIBERATM लिबरेटाइजेशन। पी से क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, PRIVA प्राइवेटाइजेशन। और जी से क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। ये ध्यान रखना है एलपीजी मॉडल से संबंधित। और ये नरसिम्हा राव जो था ये कहाँ का था, दक्षिण भारत का। तो ये दक्षिण भारत का प्रथम नेता था, प्रथम नेता जो पीएम बना था, पीएम बना, ये ध्यान रखना। दक्षिण भारत का प्रथम नेता जो पीएम बना था ये कौन हो जाएगा, नरसिम्हा राव हो जाएगा, नरसिम्हा राव हो जाएगा। तो याद रखना ये एलपीजी मॉडल की जन्मदाता कौन था, एलपीजी मॉडल की जन्मदाता कौन था, बनाया था किसने, तो बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों कौन दिए थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाए थे। लेकिन ये किसके कार्यकाल में, तो प्रधानमंत्री था उस समय नरसिम्हा राव 1991 ईस्वी में। तो नरसिम्हा राव क्या था, दक्षिण भारत का प्रथम नेता जो पीएम बना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना है 21 नंबर का, पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, पटचित्रकला चित्रकला है। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा कहाँ से, उड़ीसा से, और उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है। और मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है, मानव विकास जो सूचकांक है इसके कितने आधार हैं, 3 आधार होता है। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति और शिक्षा, ये 3 आधार है मानव विकास सूचकांक जारी करने का। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है, तो लाल सेना और चेका सेना का संबंध कहाँ से हो जाएगा, रूसी क्रांति से। कहाँ हो जाएगा, रूसी क्रांति से। और ये रूसी क्रांति से कब, ये लाल सेना और चेका सेना कब का संबंध कहाँ हो जाएगा, रूसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा सरकारिया आयोग 1983। फटाफट जो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार दरोगा का रिवीजन आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञात 12 व्यक्तियों को मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर 2011 की जो जनगणना हुआ था, इसमें बोल रहा है महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर और पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता दर। यदि पुरुष पूछेगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, तो ये दोनों तो मतलब यदि न्यूनतम पूछ रहा है तो इसका न्यूनतम क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। न्यूनतम कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना बिहार। जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर, महिला सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ है, राजस्थान में। और पुरुष सबसे कम कहाँ, तो ये हो जाएगा बिहार में। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया इसमें कौन कौन भाग लेता है,
तो ये ध्यान रखना, संसद के सदनों द्वारा चलाया जाता है ये महाभियोग। महाभियोग कहाँ से चलता है? संसद के सदनों द्वारा। जो संसद है, संसद की सदनों द्वारा, और सदन कितना होता है? तो ये होता है 2। एक होता है लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। तो इसका मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। तो हम कह सकते हैं संसद के सदनों द्वारा ये प्रक्रिया चलाई जाती है, चाहे कहीं से भी हो। लोकसभा राज्यसभा कौन कौन भाग लेते हैं? तो ये लोकसभा राज्यसभा ये दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। और एक बात याद रखना, राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया ये अनुच्छेद कहाँ पर होता है? तो अनुच्छेद नंबर 21 हो जाएगा। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया था? ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में दिया गया था। किस समिति था? एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर, एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर, एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को लागू किया गया था। इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाते कब? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाते कब? 24 अप्रैल को। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा भागलपुर। विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया था? विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा। उसके बाद तो युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? युवा विकास कार्यक्रम किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर? बंगाल के किस जिला में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नदिया जिला में। और कौन सी नदी का नाम पूछेगा? तो ये हो जाएगा भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। भागीरथी के नदी के तट पर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी ध्यान रख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 34 नंबर की अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 358 वित्तीय आपातकाल। नहीं 3 अनुच्छेद के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत। जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बना होता है? जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस Ni, यानी कॉपर प्लस ये क्या हो जाएगा? जिंक प्लस निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल। ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में Sil भी है। सिल्वर कितना होता? नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, नाम है सिर्फ जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार होता है? तो ये कौन हो जाएगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। और 37 नंबर का 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब कौन था? अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो याद रखना सिराजुद्दौला। जब अलावर्दी खां का निधन हो गया था तो उस समय कौन बना था? सिराजुद्दौला। जैसे अलीवर्दी खां था तो ये 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां कब था? 1740 से 1756 ईस्वी तक था। जैसे इसका निधन हुआ तो सिराजुद्दौला नवाब बन गया था। और
38 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिटार ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? तो किसको? तो ये याद रखना, मीर कासिम को। और ध्यान रखना, बिहार की जो मुंगेर है ना, मुंगेर में जो फैक्ट्री भी खुली हुई, ये किसने बनवाई थी? मीर कासिम ने बनवाई थी, बंदूक की फैक्ट्री। और क्योंकि ये मीर कासिम ने किसको ये कैपिटल बना लिया था, किसको कैपिटल, किसको बनाया था? मुंगेर को ये कैपिटल बना लिया था। ये ध्यान रखना है, मीर कासिम ने मुंगेर को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया? नेपोलियन बोनापार्ट से किया था, विक्टर जाकमा ने किया था। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर जाकमा, विक्टर जाकमा। किस विदेशी यात्री महाराजा जो रंजीत सिंह है ना, ये पंजाब का था ना, रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की, तो विक्टर जाकमा ने किया है, विक्टर जाकमा ने किया। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में देश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने का काम किया था? किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना? डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, कब? 1755 ईस्वी में। तो ये कौन हो जाएगा? हैदर अली, हैदर अली ने किया था। उसके बाद ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो ये ध्यान रखना, सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला शासन बंगाल के संभाले, कब? 1756 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया था? बंगाल की एक कोठरी में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया था, और बंद कर दिया था। जब सुबह खोला तो उसमें से मात्र 21 से 25 अंग्रेज जिंदा थे, बाकी सब मरा हुआ था। तो इसी का नाम दिया गया था ब्लैक होल। इसी में एक हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इसका नाम ब्लैक होल के नाम, इसके नाम पे रख दिया गया। तो सिराजुद्दौला। और ये ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना है, तो ये हुआ था कब? 20 जून 1756 ईस्वी को। 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना हुआ था। और इसी घटना के बाद जो 23 जून 1757 ईस्वी जो दिखाया गया था, उसमें प्लासी के युद्ध हो गया। तो इसी घटना को लेकर के हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो ये याद रखना, 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये समाप्त हो गया था। याद रखना, फर्स्ट जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये कब हुआ था? तो 1767 से 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784। और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखना। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस तरह से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यदि पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के विकास के कालक्रमानुसार। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी बना था? ये आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन। उसके बाद कौन आया था? धारवाड़ क्रम की चट्टान। उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2 आर्कियन। तो ए आर्कियन। उसके बाद कौन हो जाएगा? धारवाड़ के बाद कौन हो जाएगा? कुडप्पा। उसके बाद आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। आर्कियन, धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद बी एडक।
ये आर्कियन, धारवाड़, कुडाप्पा, विंध्य पर्वत लास्ट में हो जाएगा। भारत के दक्कन के पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, क्रीटेशियस युग में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? तो ये कहाँ था? गोंडवाना लैंड हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच जलाशय था जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर। इसी के स्थान पर अभी क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है टेथिस सागर के स्थान पर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो 48 नंबर का कौन हो जाएगा? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ज्वालामुखी उद्गार से नीले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कानून भारत में सबसे पुरानी सबसे नवीनतम चट्टान, यदि सबसे पुरानी यदि पूछेगा और सबसे नया, तो भारत में जो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हो जाएगा? तो भारत की जो सबसे पुरानी हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? आर्कियन क्रम की चट्टान। और सबसे नया कौन हो जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की। क्या क्वेश्चन है? भारत में कोयला उत्खनन खनन वाला भूमि के शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, तो जो हम आरोही क्रम में लिखना है, ये आरोही क्रम मतलब हो जाएगा बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा? आरोही बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान के साथ कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के बाद कौन हो जाएगा? तो ये भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। भूटान के बाद कौन हो जाएगा? तो भूटान के बाद हो जाएगा कौन? म्यांमार है तो 1643 किलोमीटर। इसके बाद कौन हो जाएगा? ये नेपाल हो जाएगा 1751 किलोमीटर। नेपाल से भी बढ़ा जाएंगे तो कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ यदि कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3323 किलोमीटर। उसके बाद जाएंगे तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो बांग्लादेश के बाद 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ बांग्लादेश का, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और ये ध्यान रखना बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर कौन रहता है? तो ये बीएसएफ सुरक्षा करता है। बांग्लादेश की बॉर्डर पर कौन रहता है? तो ये बीएसएफ सुरक्षा करता है। चीन की बॉर्डर पर कौन रहता है? तो आईटीबीपी चीन बॉर्डर पर रहता है। और नेपाल बॉर्डर पर कौन रहता है? तो ये एसएसबी रहते हैं। उसके बाद भूटान बॉर्डर पर कौन रहते हैं? तो एसएसबी रहते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पे कौन रहता है? तो ये हो जाएगा बीएसएफ हो जाएगा। और म्यांमार बॉर्डर पे कौन हो जाएगा? तो असम राइफल हो जाएगा। असम राइफल एआर। असम राइफल कहाँ रहते हैं? म्यांमार बॉर्डर पर दिया गया। 54 नंबर की बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका की उच्च सदन का नाम, जो उच्च सदन है उसका नाम बताना है। तो उच्च सदन का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीकृत विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? याद रखना 155। इसमें 101 कैसा था? निर्वाचित था और 44 कैसा था? ये मनोनीत था। लिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार अगस्त घोषणा, ये अगस्त घोषणा कब आया था? तो यह आया था अगस्त 1947
1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू ने लाया था। मॉन्टेग्यू अगस्त को मैकडोनाल्ड, ये कब हो जाएगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, ये हो जाएगा अगस्त 1940 ईस्वी को। किसने लाया था, लिथगो ने लाया था, लिथगो ने लाया था। वेवेल, ये हो जाएगा 1945 ईस्वी में। किसने लाया था, वेवेल ने लाया था। 1935 का भाषा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये याद रखना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 से। भारत के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम बार में भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल कौन हो जाएगा, तो केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधानसभा प्लस राज्य परिषद, यही केंद्रीय विधानसभा जो है अभी क्या है वर्तमान समय ये है लोकसभा, और राज्य परिषद जो है अभी क्या है वर्तमान समय यह है राज्यसभा। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में लाया गया था। देखो इसमें क्वेश्चन आएगा राज्य, तो राज्य में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन कब लाया गया था, तो 1919 ईस्वी में। राज्य में द्वैध शासन कब, 1919 ईस्वी में। और राज्य में द्वैध शासन समाप्त, राज्य में द्वैध शासन ये हो गया समाप्त कब हो गया था, तो 1935। राज्य में द्वैध शासन 1935 ईस्वी में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया था 1935 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था, तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहली बार 1919 ईस्वी के में किया गया था। लेकिन महिला ने वोट किया था कब, ये हो जाएगा 1926 ईस्वी की विधानसभा चुनाव में। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व क्या मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था, तो 1919। किस अधिनियम के में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था, तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडली प्रणाली की आरंभ किया था, तो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 ईस्वी में। प्रणेता इसका कौन था, सांप्रदायिक निर्वाचन करने का प्रणेता कौन था, तो उस समय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत अधीन गठित किया गया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोषी के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार के द्वारा ये कर दिया गया था, तो 1919 ईस्वी में। में कौन था, तो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये हो जाएगा सर जॉन सर ने किया था। सांविधिक आयोग का मतलब क्या होता है, सांविधिक आयोग जो भारत में साइमन कमीशन आया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया था, तो ये हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, औपनिवेश
भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। कब हो जाएगा? तो 1935। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से जानी गई थी? तो ये हो जाएगा कौन? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आया था? ये आया था 3 जून 1947 ईस्वी को। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को दिया गया था? तो ये दिया गया था कब? 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन हो जाएगा? तो धरोहर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में स्थित होता है। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी जिन्हें 1983 में शामिल किया गया था? तो 1983 में ताजमहल जो है, उसके बाद आगरा किला बहुत है, ताजमहल, आगरा किला, उसके बाद अजंता। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितने साइट अभी तक शामिल है? 23 साइट, 43। और सर्वाधिक यदि पूछेगा तो सर्वाधिक यूनेस्को में कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इटली का। सर्वाधिक कौन हो जाएगा? तो इटली में सर्वाधिक हो जाएगा। भारत की जो 39वीं कौन हो जाएगा? रामप्पा मंदिर ये कहाँ? तेलंगाना में स्थित होता है। 40वीं धरोहर कौन हो जाएगा? तो धौलावीरा। और 41वीं कौन हो जाएगा? तो शांति निकेतन। 42वीं कौन हो जाएगा? तो होलेश्वर। 42वीं होलेश्वर। और 43वां कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोइदम ये क्या हो जाता है? कब्रिस्तान होता है। मोइदम कब्रिस्तान ये कहाँ? अहोम राजवंश का है, ये असम में स्थित होता है। होलेश्वर मंदिर ये कहाँ? कर्नाटक में स्थित। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। इतना ही रहा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को भेजें। नेक्स्ट मिलते हैं कल इसी टाइम में। जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके सभी को शेयर करें।